हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पदभेद पढ़ेंगे। अर्थ, ध्वनि, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रूप परिवर्तन और वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्दों के भेद माने जाते हैं। वस्तुतः शब्द की रचना, उसका अर्थ और उसकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण उचित माना जाता है। भाषा विज्ञान में रूप, ध्वनि तथा पद ध्वनि के अंतर्गत शब्द या पद का विवेचन किया जाता है। इस कारण पदभेद 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर पदभेद, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पदभेद, उत्पत्ति के आधार पर पदभेद, ध्वनि के आधार पर पदभेद और रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद। अर्थ के आधार पर पदभेद। पहला है, अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक। वाक्य प्रयोग की दृष्टि से सार्थक शब्द या पद ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह भाषा के प्राण हैं और व्याकरण में इन्हीं का विवेचन किया जाता है। इसीलिए सार्थक पदभेद में 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वाचक। लोक व्यवहार, व्याकरण, कोश आदि के आधार पर मुख्य अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाला पद वाचक कहलाता है। दूसरा है लक्षक। प्रसिद्ध अर्थ के अतिरिक्त उससे संबंधित अन्य अर्थ प्रकट करने वाला शब्द या पद लक्षक कहलाता है। और तीसरा होता है व्यंजक। तो जब किसी पद से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य व्यंग्य रूप में व्यक्त होता है तो उस पद को व्यंजक कहते हैं। विशेष वाचक पद से प्रकट अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। यानी कि वाचक पद से जो अर्थ प्रकट होता है उसे वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहा जाता है, और लक्षक से लक्षित अर्थ को लक्षार्थ या व्यंजक पद व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। और इन तीनों अर्थों का बोध क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पदभेद। तो शब्दों की बनावट एवं रचना के आधार पर पदभेद 3 माने जाते हैं। 3 इस प्रकार हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला है रूढ़, जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं तथा मौलिक प्रकृति के ही होते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि धर्म, अर्थ, मोक्ष, ग्रंथ इत्यादि। फिर दूसरा है यौगिक। यौगिक में जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दांशों अथवा शब्दों के योग से बनते हैं तो वे यौगिक कहलाते हैं। जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दांशों या शब्दों का योग होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, दशानन, तो इसका है 10 प्लस आनंद बराबर दशानन। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। फिर है योग रूढ़, तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों किंतु साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसमें भी होता तो वही है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल या योग होता है, लेकिन इसमें साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं तो वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जलज, जल प्लस ज। मंडप, घनश्याम, लंबोदर, चक्रधर आदि। इस प्रकार से ऐसे शब्द जिनका तीसरा अलग विशेष अर्थ प्रकट होता है। फिर तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर पदभेद। तो हिंदी में प्रयुक्त शब्द अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न माने जाते हैं और इस दृष्टि से इसके 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् और तत् प्लस सम से बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। इसीलिए बिना परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में
बिना परिवर्तन में है जिस रूप में जैसे के जैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यथा जैसे कि मातृ, ग्रह, ज्ञान, पुष्प, कर्म, स्नेह, यौवन आदि। फिर है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्दों का शब्द भी दो शब्द तत् और भव से बना होता है, जिसका अर्थ होता है उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न होने वाला, और उच्चारण की सुविधा के कारण जो शब्द संस्कृत से हिंदी में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि तत्सम में तो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तद्भव में थोड़े से बदलाव के साथ संस्कृत शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उच्चारण की सुविधा के कारण जो शब्द संस्कृत से हिंदी में कुछ बदलाव के साथ चलन में आए हैं वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दूध, खेत, कान, सोना, सांप, काम आदि। इस प्रकार के शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। फिर आगे है देशज शब्द। देशज शब्द में स्थानीय बोलियों के प्रभाव से अथवा ज़रूरत के अनुसार बनाकर जिसका प्रयोग किया जाता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पेट, पगड़ी, खिड़की, घाड़ी, पिल्ला आदि। यह स्थानीय बोलियों के प्रभाव वाले शब्द हैं जिन्हें देशज शब्द कहा जाता है। फिर है विदेशज यानी विदेशी शब्द। जो हिंदी में जो शब्द फारसी, अरबी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से अपनाए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे आदमी, इम्तिहान, गिलास, रेल, स्पून, टिकिया आदि। फिर है ध्वनि के आधार पर पदभेद। शब्दों की रचना मूल ध्वनियों के आधार पर होती है और इस दृष्टि से शब्द या पद के दो भेद माने जाते हैं, वर्णनात्मक भेद और ध्वन्यात्मक। वर्णनात्मक है जिस शब्द या पद के वर्णों का अलग अलग स्पष्ट उच्चारण किया जा सके तो वे वर्णनात्मक कहलाते हैं। जैसे कि ज्ञान, अमर, करुणा, चंद्रमा इत्यादि। और ध्वन्यात्मक में जिन शब्दों वर्णों का विभाजन नहीं किया जा सके और किसी ध्वनि के अनुकरण उनकी रचना होवे तो वे ध्वन्यात्मक पद कहलाते हैं। जैसे कि नगाड़े की टंकार, वीणा की झंकार, कुत्ते का भौंकना, पक्षियों का कूकना आदि। इस प्रकार के शब्द को ध्वन्यात्मक कहा जाता है। रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद। तो वाक्य में पद या शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। इस कारण अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए ही इसे रूप परिवर्तन करना पड़ता है। इस दृष्टि से इसके दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द में जिन पदों या शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से बदल जाता है अथवा प्रयोग के अनुसार उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है या विकार आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि भारत, नदी, दूध, आँख, मैं, बुढ़ापा, सुंदर, पढ़ना, खेलना इत्यादि। वस्तुतः वाक्य प्रयोग में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों के रूपों में परिवर्तन हो जाता है। ये विकारी शब्द या पद चार प्रकार से होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर। दूसरा है अविकारी। इसमें जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई रूप परिवर्तन या विकार नहीं आता है, अर्थात इसमें शब्द का वही मूल रूप रहता है जो उसका होता है। उसमें कोई परिवर्तन न तो लिंग के हिसाब से परिवर्तन किया जाता है, न वचन से, न कारक से। किसी भी रूप में उसका कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये अविकारी शब्द कहलाते हैं और अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। जैसे कि हाँ, आह, यद्यपि, परंतु और आदि।
इस प्रकार की दृष्टि से अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय।